मुझे मैं कहता कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन भी दबाना ताकि आपके लेटेस्ट अपडेट पहुंच सके। लाइक शेयर एंड कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलना जी। हेलो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक होगा केमिकल कॉम्बिनेशंस का फोर्थ लॉ, गैलुसेक्स लॉ। ये जो गैलुसेक लॉ है यह केवल गैसेस के लिए ही अप्लाई होता है। इस लॉ को सॉलिड्स और लिक्विड से कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअल में यह जो लॉ है वह हमें यह बताता है यदि गैसें ही रिएक्टेंट्स हो और प्रोडक्ट जो है वह भी गैसें हो तो उनका यदि हम आपस में रेशियो निकालें तो हमेशा हमें सिंपल रेशियो प्राप्त होता है एट द फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये कंडीशन हमें लगानी पड़ेगी। इसको गैलुसेक्स ने, जो साइंटिस्ट था गैलुसेक, उसने खूब सारे एक्सपेरिमेंट किए। बाय एक्सपेरिमेंट उन्होंने यह प्रूव किया कि यदि गैसें ही रिएक्टेंट्स होगी, गैसेस ही प्रोडक्ट्स होगा तो उनका यदि रेशियो निकालें तो हमें एक सिंपल रेशियो प्राप्त होगा। जैसे यदि हम हाइड्रोजन गैस एक वॉल्यूम के रूप में लें, यानी कि हाइड्रोजन गैस को हमने एक आयतन के रूप में लिया, और आयतन क्या होता है? कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे आयतन बोला जाता है। तो हमने हाइड्रोजन गैस को एक आयतन के रूप में लिया और क्लोरीन जो गैस है उसको भी हमने एक आयतन के रूप में यदि ले लिया। मान लेते हैं ये है हमारा हाइड्रोजन गैस इन वन वॉल्यूम, और ये जो है हमारी क्लोरीन गैस है, ये भी क्या है? एक वॉल्यूम। तो जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो HCl प्राप्त होगा, और HCl भी क्या है? गैस। तो यहाँ जो हमें HCl प्राप्त होगा, जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो प्राप्त होने वाला HCl हमें 2 वॉल्यूम के रूप में प्राप्त होगा। और इनका यदि आपस में रेशियो निकाला जाए, यानी कि ये रिएक्टेंट्स है और ये प्रोडक्ट है, और ये गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है, यानी रिएक्टेंट्स भी गैस, प्रोडक्ट भी गैस। हमने 1 वॉल्यूम H2 लिया, 1 वॉल्यूम ही Cl2 लिया, और जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ HCl वो हमें इनका डबल 2 वॉल्यूम प्राप्त हुआ। तो इनका यदि हम आपस में रेशियो निकालें तो हमें क्या प्राप्त होगा? 1:1:2। तो ये जो रेशियो हमें प्राप्त हो रहा है ये बहुत ही सिंपल रेशियो है, एक सरल अनुपात है जिसमें कोई पॉइंट नहीं है। इस प्रकार इस नियम के अनुसार हम डेफिनेशन को समझ सकते हैं। प्रयोग किए गए यानी कि क्रियाकारक, व उत्पन्न किए गए यानी कि प्रोडक्ट्स। गैसों के आयतन जब ताप व दाब की समान परिस्थितियों में मापे जाते हैं तो वे हमेशा एक सरल अनुपात में होते हैं। ये रहे सरल अनुपात। अब यहाँ लिखा है जब ताप व दाब की समान परिस्थितियों में, यानी कि टोटली जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम उस समय टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, उन्हें चेंज नहीं करना। एट द फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर यदि रिएक्टेंट्स गैसेज हो, प्रोडक्ट भी गैस हो, तो इनका यदि आपस में गैसेज का हम रेशियो निकालें तो वह एक सरल अनुपात के रूप में प्राप्त होगा। इसको हम एक और उदाहरण से समझते हैं। यदि हमने हाइड्रोजन गैस, इस बार हम इसको 2 आयतन के रूप में लेते हैं। यदि हमने हाइड्रोजन को 2 आयतन यानी कि 2 वॉल्यूम के रूप में ले लिया, और ऑक्सीजन जो है उसको हमने इसका आधा कर लिया, यानी कि 1 वॉल्यूम के रूप में ले लिया। मान लेते हैं ये है हमारा हाइड्रोजन का आयतन। हाइड्रोजन इज ए गैस, वी नो वेरी वेल, एंड ऑक्सीजन इज आल्सो ए गैस। ऑक्सीजन को हमने हाइड्रोजन का आधा लिया है, हाइड्रोजन को 2 लिया था,
तो ऑक्सीजन को इसका आधा करके 1 वॉल्यूम के रूप में ले लिया। तो मान लेते हैं ये है हमारा ऑक्सीजन का वॉल्यूम। तो ये दोनों जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो वाटर का फॉर्मेशन होगा, यानी कि पानी बनेगा। और यहाँ जो ये पानी बनेगा यह बाई एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हुआ, यह हमें 2 वॉल्यूम के रूप में प्राप्त हुआ, यानी कि जितनी हमने हाइड्रोजन ली उतना हमें पानी प्राप्त हुआ। मान लेते हैं ये है आयतन पानी का। अब हमारे दिमाग में आएगा यह लॉ तो केवल गैसेस के ऊपर ही अप्लाई होता है, देन वाटर के लिए कैसे अप्लाई हो सकता है। बट हम जानते हैं एट द लो टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर वाटर हमें वेपर के रूप में प्राप्त होता है। अगर हम तापमान को बहुत उच्च कर दें और प्रेशर को बहुत ही कम कर दें तो यह हमें किसके रूप में प्राप्त होगा, वेपर्स के रूप में, यानी कि वाष्प के रूप में। तो यहाँ पर यह गैसियस फॉर्म में है, रिएक्टेंट्स भी गैस और प्रोडक्ट भी गैस। और अब हम यदि इसका रेशियो निकालें आपस में तो यह 2:1:2, 2:1:2, यह एक सरल अनुपात है। यह एक सरल अनुपात है, सिंपल रेशियो है। इस प्रकार हम कह सकते हैं गै-लुसैक ने जो बात कही थी वह बिल्कुल सही है। उन्होंने बाई एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया यदि हम अभिक्रिया में क्रियाकारकों को गैसों के रूप में लेंगे, बनने वाले क्रियाफल भी यदि गैस होंगे, तो उनका जो मिक्सचर है यदि उनका हम अनुपात निकालें तो वह एक सरल अनुपात के रूप में प्राप्त होगा। यही गै-लुसैक का नियम है। कंडीशन क्या रखनी है, टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। ताप व दाब की समान परिस्थितियों में इनको बार बार चेंज नहीं करना। अब जब इतने एक्सपेरिमेंट्स किए गए, इन एक्सपेरिमेंट्स को देखने के बाद में यह उनके दिमाग में आया कि यदि हम रिएक्शन को बैलेंस कर दे तो कैसा रहेगा। तो यहाँ संतुलित रासायनिक अभिक्रिया का प्रश्न उठा। जैसे इस अभिक्रिया को हम संतुलित करते हैं, यहाँ पर H 1 है, यहाँ पर 2 है, हम इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पर 2 लगा देते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण हो गई है। अब हम इसको देखते हैं, जो अनुपात हमें प्राप्त होता है उस पर ध्यान देते हैं। हमने किया कुछ भी नहीं है, ऊपर केवल अभिक्रिया को संतुलित किया। अब रेशियो पर ध्यान देते हैं, 1 1 1 1, ये 2 और ये 2, यानी कि पहले एक्सपेरिमेंट्स किए गए, उसके बाद में रिएक्शन को बैलेंस किया गया। ठीक इसी प्रकार यहाँ ध्यान दें, H2 + O2 gives twice H2O, इसे बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ हम 2 लगा देते हैं और इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा देते हैं। अब इसको बैलेंस करने के बाद में रेशियो पर ध्यान देते हैं, 2 ये रहा 2, ऑक्सीजन इज 1 ये रहा 1, जल कितना है 2, यहाँ पर 2, यानी कि पहले इनका प्रयोग किया गया, एक्सपेरिमेंट्स किए गए कि भाई हमने 2 वॉल्यूम H2 ली और उसका आधा हमने ऑक्सीजन ले लिया, यानी 1 वॉल्यूम ले लिया। तो जब इन दोनों ने अभिक्रिया की तो हमें जो वाटर वेपर प्राप्त हुए उनका आयतन था 2 आयतन, 2 वॉल्यूम के रूप में प्राप्त हुई। और वो जो 2 वॉल्यूम है वो किसके बराबर है, जितना हम हाइड्रोजन ले रहे थे। तो ये सब देखने के बाद में उनको लगा रिएक्शन बैलेंस करें तो बिल्कुल यही हमें चीज़ प्राप्त होती है। तो बाय एक्सपेरिमेंट के करने के बाद में, एक्सपेरिमेंट्स होने के बाद में रिएक्शंस को बैलेंस किया गया। इस प्रकार ये है हमारा गै-लुसैक का लॉ। अब इन केमिस्ट्री इसका क्या यूज़ हो सकता है, रसायन विज्ञान में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है गै-लुसैक लॉ की। जैसे हमें क्वेश्चन पूछा जाए कि यदि 40 ml हाइड्रोजन हो आपके पास और वह पूर्ण रूप से क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करती है, तो क्लोरीन की मात्रा कितनी होगी और बनने वाले प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी होगी।
मैं अपना क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ। यदि आपको 40 ml क्या दे दिया जाए, हाइड्रोजन दे दी जाए, और वह क्लोरीन के साथ कंप्लीटली रिएक्शन कर रही है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है अभिक्रिया में, कुछ क्रियाकारक जो है वह अभिक्रिया कर लेते हैं और कुछ पार्ट उनका शेष रह जाता है, परंतु यहाँ ऐसा नहीं है। कंडीशन है यह 40 ml हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ कंप्लीट रिएक्शन में भाग ले रही है और किसका निर्माण कर रही है, HCl का। तो हमें बताना है द क्वांटिटी ऑफ क्लोरीन एंड द क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोक्लोराइड, HCl का हमको मात्रा बतानी है। तो हम कैसे देखेंगे, हमें क्योंकि एक आयतन के रूप में पूरी ये गैर-लुसेक का नियम ध्यान में है कि गैर-लुसेक का नियम क्या बताता था, यदि हाइड्रोजन को एक आयतन के रूप में लिया जाए तो क्लोरीन को भी एक आयतन के रूप में जब लिया था तो हमें HCl 2 आयतन के रूप में प्राप्त हुआ था। अब यहाँ आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। 40 ml हम हाइड्रोजन ले रहे हैं, तो जितना हम यहाँ हाइड्रोजन ले रहे थे उतना ही हम यहाँ पर क्लोरीन ले रहे थे, तो यहाँ पर हम 40 ml ही क्लोरीन गैस का उपयोग करेंगे। हमें एक के बारे में डाटा पूरे पता है तो हम अधिक से अधिक संख्या का भी बता सकते हैं मान। तो यहाँ पर HCl कितनी प्राप्त होगी, जितना हम हाइड्रोजन ले रहे थे उतना ही हम क्लोरीन ले रहे थे, तो जितना ये ले रहे हैं उसका डबल हमें ये प्राप्त हो रहा था, यानी कि 1 ये लिया 1 ये लिया तो इनका डबल हमें ये प्राप्त हो रहा था। तो हमें HCl कितना प्राप्त होगा, नेचुरल है 80 ml। इस प्रकार केमिस्ट्री में इसकी इम्पोर्टेंस है कि हमें ऐसे ही नॉलेज के तौर पर पूछ लिया जाए, लैब में HCl बनाना है, हाइड्रोजन में आपको इतनी दे देती हूँ तो कितना क्लोरीन चाहिएगा और कितना HCl बनेगा। तो हम गैर-लुसेक लॉ को पढ़ चुके हैं, हमें एक डिजिट के डाटा कंप्लीटली पता है, तो हम प्योरली इसके बारे में कैलकुलेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं और बता सकते हैं एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए या इसको गैसेस फॉर्म में प्राप्त करने के लिए हमें कितनी क्वांटिटी में क्लोरीन और कितनी क्वांटिटी में HCl चाहिएगी। इस प्रकार ये है हमारा गैर-लुसेक लॉ, जो कि ओनली गैसेस के ऊपर ही लागू होता है। अगला जो लॉ है वो अपन अगले वीडियो में देखेंगे।